ओके, तो लास्ट क्लास में एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन ने देखा था व्हाट आर इलेक्ट्रिकल ड्राइव, सिस्टम एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। देन अपन ने देखे थे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, देन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, इसके ब्लॉक डायग्राम में हर एक ब्लॉक को अपन ने स्टडी किया था। देन इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डीसी मोटर, व्हाट इज़ बैक ईएमएफ। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। फिर अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था टाइप ऑफ डीसी मोटर सेपरेटली, शंट मोटर, सीरीज मोटर, क्यूमुलेटिव मोटर, इनके बारे में जनरलाइज इक्वेशन निकाली थी अपन ने। देन इसके बाद में अपन ने 2 केस स्टडी किए थे with regard to the shunt and separately motor, and second is for series motor। फिर अपन ने 2 इक्वेशन ड्राइव की थी। यहाँ से अपन ने देखा था स्पीड टॉर्क कर्व एंड टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नाउ आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर और टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। तो ईएमएफ क्या होता है, देखो जो जनरेटर के केस में यहाँ पे जो कंडक्टर होता है इसमें जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं अपन जनरेटेड ईएमएफ। दिस सेम ईएमएफ इन केस ऑफ मोटर इज़ नोन एज बैक ईएमएफ। ठीक है, चीज़ वही है लेकिन उसको जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ कहा जाता है और मोटर में से बैक ईएमएफ कहा जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका, E इक्वल्स टू 5Z NP अपॉन 60A। ठीक है, ये है E इक्वल्स टू 5Z NP अपॉन 60A। E है आपका जनरेटेड ईएमएफ, फाई क्या है आपका फ्लक्स पर पोल, Z इज़ नंबर ऑफ कंडक्टर, N इज़ द स्पीड ऑफ रोटेशन पर मिनट। यहाँ ध्यान रखना जो N है आपकी ये है स्पीड ऑफ रोटेशन पर मिनट। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होता है स्पीड ऑफ रोटेशन पर सेकंड तो पहले आप उसको मिनट में चेंज करोगे, देन यहाँ पे पुट करना है। P इज़ नंबर ऑफ पोल, A इज़ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। सो E इक्वल्स टू 5Z NP अपॉन 60A, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये अपन को ड्राइव करना है तो देखते हैं। 5 इक्वल्स टू हो गया आपका फ्लक्स पर पोल, P इज़ द नंबर ऑफ पोल, N इज़ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर पर मिनट। और अगर आपको सेकंड में लिखना है तो इसको आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा स्मॉल n। यहाँ आ गया आपका स्पीड ऑफ रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, A है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, Z इज़ नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर। अब देखो फ्लक्स क्या है आपका, फ्लक्स पर पोल है आपका फ्लक्स। तो जब आपका कंडक्टर एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा तो टोटल कितने फ्लक्स से लिंक करेगा वो, जितने नंबर ऑफ पोल्स है मल्टीप्लाई बाय दैट फ्लक्स। सपोज अगर यहाँ पे मेरे पास ऐसे 4 पोल है, हर एक कंडक्टर के पास फ्लक्स है 5, तो जब अपन एक पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो जो टोटल फ्लक्स लिंकेज होगा दैट विल बी 4 5। अगर यहाँ पे 10 पोल्स होते तो दैट विल बी 10 5। अगर P नंबर ऑफ पोल होते तो अपन बोलते कि एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना फ्लक्स लिंक हुआ, P5। ठीक है, तो ये वही है, 5 इज़ द फ्लक्स पर पोल, सो ईच कंडक्टर, सो 5 इज़ द फ्लक्स पर पोल, सो ईच कंडक्टर विल कट ए फ्लक्स ऑफ P5 इन 1 रिवॉल्यूशन। एक पूरे रिवॉल्यूशन में वो P5 फ्लक्स कट करेगा। अब ये अपन क्यों कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि अपन को पता है फैराडे के लॉ में अपन ऐसे लिखते थे E इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स d5 अपॉन dt, यानी कि टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो वही अपन को ईएमएफ कैलकुलेट करना है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है डिवाइडेड बाय पूरा साइकिल कंप्लीट होने में वो कितना टाइम ले रहा है। तो अभी अपन ने देखा तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, P5। अपन देखेंगे एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेता है। तो यहाँ देखो अभी अपन ने ऐसे लिखा है कि n राउंड कंप्लीट करने में वो लेता है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड लेता है, तो 1 राउंड कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगेंगे, 1 डिवाइडेड बाय n। ये आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय n, बस यही पुट करना है अपन को। तो ईएमएफ इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स कितना अपन ने कैलकुलेट किया, P5, और टाइम कितना लगा 1 डिवाइडेड बाय n, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ईएमएफ इक्वल्स टू NP5। ये आपके पास इक्वेशन आ गई NP5। अब दिस इज़ द ईएमएफ फॉर 1 कंडक्टर, ये आपके पास एक कंडक्टर के लिए ईएमएफ आया है। अपन को पूरे आर्मेचर के लिए ईएमएफ निकालना है। तो आप देखो आगे, सपोज मेरे पास टोटल 40 कंडक्टर्स है। ओके, वो 40 कंडक्टर किस तरह से प्लेस है, 10 कंडक्टर यहाँ, 10 कंडक्टर यहाँ, 10 कंडक्टर यहाँ एंड 10 कंडक्टर यहाँ, इस तरह से टोटल 40 कंडक्टर है और 4 पैरेलल पाथ है तो 10 10 करके है। तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हो गए, 40 डिवाइडेड 4, यानी कि एक पैरेलल पाथ में मेरे पास 10 कंडक्टर हो गए।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दिस ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू दिस एंड इक्वल्स टू दिस। वाई? बिकॉज ऑल फोर आर कनेक्टेड इन पैरेलल पाथ, और पैरेलल पाथ में आपका वोल्टेज सेम होता है, तो अपन को ओनली एक पाथ का वोल्टेज निकालना है। तो अगर आपने यहाँ पे एक कंडक्टर का वोल्टेज निकाल दिया, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आपके इस पूरे पाथ का वोल्टेज आ जाएगा, एंड दैट विल द सेम फॉर दिस एंड दिस। ओके, तो ये वही अपन को करना है। एक पाथ के लिए अपन क्या करेंगे, ओके सो यहाँ देखो, अभी तक अपने पास आया था NP5। ओके, क्या आया, NP5। अब अपन को क्या करना है, इसको नंबर ऑफ़ कंडक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z/A। Z यहाँ पे 40 और A आपका 4 है, तो आपको एक पैरेलल पाथ में जितने नंबर ऑफ़ कंडक्टर है वो मिल जाएंगे। दिस इज़ फॉर वन कंडक्टर, सो मल्टीप्लाई दिस विद Z डिवाइड बाय A। सो आवर इक्वेशन बिकम NP5 मल्टीप्लाई बाय ZA। और अगर इस n को आपने मिनट में चेंज कर दिया, तो देन दिस इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू NP5Z डिवाइडेड बाय 60A। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करनी है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे। सो when armature conductor carrying current is placed in a magnetic field, then it experience a force which exerted torque on the armature। क्या कह रहा है ये, कि अपन ने देखा था कि जब अपन एक आर्मेचर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो इस आर्मेचर पे एक फोर्स लगता है। ये फोर्स ही क्या होता है, आपका टॉर्क होता है। ठीक है, ये फोर्स ही आपका टॉर्क होता है। तो बेसिकली व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स इज अप्लाई ऑन दैट कंडक्टर विच रोटेट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। फाई अगेन यूजफुल फ्लक्स पर पोल, पी इज़ द टोटल नंबर ऑफ पोल, ए क्या है आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जेड इज़ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, आर इज़ द रेडियस ऑफ आर्मेचर, ए इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी इज़ फ्लक्स डेंसिटी, एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ देखो, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट और मूव एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। तो क्या है, इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है टू मूव अबाउट एन एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस दिस ट्राई टू मूव। ओके, अ फोर्स इज अ पुश और पुल, लाइकवाइज टॉर्क इज ए ट्विस्ट टू एन ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली टॉर्क कैन बी राइट एज T इक्वल्स टू F क्रॉस R। यही अपन को देखना है, T इक्वल्स टू F क्रॉस R। यहाँ देखो, ये आर्मेचर है, इस पे फोर्स लग रहा है, ये इसकी रेडियस है स्मॉल r। तो अपन क्या करेंगे, सी वी नो डेट वर्क डन पर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में टोटल वर्क डन पर रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड पर रिवॉल्यूशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव पर रिवॉल्यूशन। मतलब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने पे आपने कितनी डिस्टेंस मूव की, आपको पता है इसकी रेडियस है r, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी 2πr, जितनी इसकी पेरिफेरी होगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपने एक रोटेशन में मूव की 2πr, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय 2πr। अब ये रिवॉल्यूशन यहाँ पे जाएगा, तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पे अपन ने इसको पर सेकेंड कर दिया, तो ये हो जाएगा बाय 60। तो वर्क डन इक्वल्स टू F क्रॉस 2πr क्रॉस n बाय 60। अब यहाँ पे देखो, F क्रॉस R को इसने लिख दिया है टॉर्क TG। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कुछ भी नहीं किया है। वर्क डन इक्वल्स टू अपन ने लिखा है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की जगह अपन ने लिख दिया 2πr। ये रिवॉल्यूशन था, इसलिए अपन ने रिवॉल्यूशन को यहाँ पे डिवाइड में था, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस साइड आके। देन F क्रॉस R को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ग्रॉस टॉर्क से, TG से। ठीक है, अब देखो मोटर में क्या होता है, आप जो भी इनपुट देते हो वो इनपुट का कुछ पार्ट मैकेनिकल वर्क डन होता है और बाकी पार्ट लॉसेस में जाता है। तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ द इनपुट गिवन टू मोटर, दिस इज़ द मैकेनिकल EB अपॉन IB प्लस लॉसेज उसके। ठीक है,
तो ई बी आई बी क्या है आपका, वर्क डन। तो ये जो वर्क डन ई बी आई बी है इसको अपन रिप्लेस करेंगे यहाँ पे जो अपन वर्क डन लिख रहा है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू डी वर्क डन है, यहाँ पे अभी अपन लिखेंगे ई बी आई बी। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इस ई बी की जगह जो लास्ट डेरिवेशन में अपन ने ई बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जनरेटेड ई एम एफ इक्वल्स टू 5Z NP अपॉन 60 है 60A, उससे रिप्लेस करना है बस, ठीक है। तो यही करना है। यहाँ पे अपन ने बोला है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इक्वल्स टू ई ए आई ए, तो अपन ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ई ए आई ए, और ये अपना लास्ट लाइन से चल ही रहा है। देन क्या किया इसने, ई बी की जगह इसने लिख दिया 5Z NP अपॉन 60A, ठीक है। एंड देन यहाँ से टी जी की वैल्यू इसने कैलकुलेट कर ली। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर। तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है। इस इक्वेशन को देख के अपन को क्या पता चल रहा है कि डीसी मोटर का जो टॉर्क है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड आर्मेचर कंडक्टर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो टॉर्क इन डीसी मोटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन दो केस देखेंगे, एक सीरीज़ मोटर का, एक शंट मोटर का। सीरीज़ मोटर का केस देखिए। सीरीज़ मोटर में अपन ने लास्ट में इस तरह से सीरीज़ मोटर का डायग्राम बनाया था। तो अपन ने क्या कहा था, सीरीज़ मोटर में जो फ्लक्स होता है डेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। वाई, बिकॉज ये दोनों आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। अगर सपोज़ इस आर्मेचर को ज़्यादा करंट चाहिए तो सप्लाई से ही ज़्यादा करंट आएगा। तो जब आर्मेचर को ज़्यादा करंट चाहिए तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स भी आपका ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली इफ़ आर्मेचर करंट डिक्रीजेज देन field flux also decreases. So in case of series motor we can say that flux is directly proportional to the IA. तो यहाँ पे जो अपन ने लिखा है कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई आई, यहाँ पे फाई को रिप्लेस करके अपन IA लिख देंगे। तो क्या होगा, सीरीज मोटर के केस में टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA स्क्वायर, ठीक है। यही करा है अपन ने, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई ए स्क्वायर। सेकंड केस देखते हैं, शंट डीसी मोटर। शंट डीसी मोटर का अपना ये डायग्राम था। यहाँ पे अपन ने कहा था कि शंट में क्या होता है कि फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आर्मेचर करंट। तो फाई आपका कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में अगर आपका फाई कांस्टेंट है तो टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और यहाँ पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि सीरीज़ डीसी मोटर में आपका टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, जबकि शंट में ओनली करंट की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्लास आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये सब रीड आउट करना, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे।